हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड ट्रस्ट मी, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया चाइना की जगह लेकर दुनिया का एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। एंड नो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है। दुनिया भर की कई सारे कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं एंड इसके पीछे का एक बड़ा कारण है ये। Trump labels China a currency manipulator as trade wars escalates. डोनाल्ड ट्रम्प ने सरेआम चाइना को करेंसी के मैनिपुलेशन के लिए एक्यूज करके सीधा उसके खिलाफ एक ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से भी ऑफ कोर्स कई सारे अमेरिकन कंपनीज चाइना से अपने यूनिट्स को हटाने लगी। अब इसके अलावा तो चाइना की चीटिंग के बहुत सारे मामले दुनिया के सामने आ रहे हैं, बट वेट अ मिनट, एग्जैक्टली किस तरीके की चीटिंग कर रहा है चाइना? और चाइना के इतना ज्यादा चीटिंग करने के बावजूद भी आखिर क्यों चाइना दुनिया के 90% इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है? क्यों आज भी नाइकी का 36% माल, एचपी का 40.9% माल और बारबी का तो पूरा 100% माल चाइनीज ही है? आखिर क्यों माइक्रोसॉफ्ट और डेल जैसे बड़े बड़े कंपनियां आज तक चाइना पे डिपेंडेंट है? आज की वीडियो में हम चाइना का ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के पीछे का राज जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या फ्यूचर में भारत चाइना को रिप्लेस करके दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। लेट्स फाइंड आउट। ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कैसे चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीप लेबर। मतलब जहाँ पे एक अमेरिकन वर्कर को 1 घंटे के 750 से लेकर 1000 रुपीज मिलते हैं, वहीं पे एक चाइनीज वर्कर को 1 घंटे के सिर्फ और सिर्फ 235 रुपीज मिलते हैं। मतलब बात साफ है, चाइना में एक वर्कर के पीछे ये फॉरेन कंपनीज ऑलमोस्ट 500 से 800 रुपीज बचा सकते हैं। लेकिन चाइना में इतना चीप लेबर क्यों है? वेल, उसका फर्स्ट रीजन है माइग्रेशन। दरअसल 1949 से पहले चाइना का ऑलमोस्ट 89% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता था। लेकिन जैसे ही शहरों में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनने लगी तो लोग गाँव से माइग्रेट कर काम ढूंढने के लिए शहरों में आने लगे। और इसीलिए क्योंकि तभी एक साथ इतने ज्यादा लोग आ गए, इसीलिए तभी वर्कर्स की डिमांड कम और संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो अब ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स बहुत ही मिनिमम पैसों में 16 घंटे काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। अब दूसरा रीजन है चाइनीज पॉलिसीज। कई सारी चाइनीज फैक्ट्रीज ने अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह बनाई है कि वर्कर्स को पूरे साल काम करने के बाद उनको साल के आखिर में वो वर्कर्स को पगार देते थे। और ये किस लिए समझे? ताकि वो साल के बीच में से काम को छोड़ के जाए ना। इसके अलावा अगर काम के बीच में कोई भी हादसा हो जाता है तो ना तो वो फैक्ट्रीज उस चीज के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही कोई कॉम्पेंसेशन देते हैं। ऑब्वियसली अनटिल एंड अनलेस उस वर्कर का कहीं पे हाथ पैर टूट के वो अपाहिज ना हो जाए तब तक। अब वैसे कहने को तो चाइनीज गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लिए कई सारे रूल्स बनाए हैं, जैसे चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है, औरतों को मैटरनिटी लीव्स दिए गए हैं, पोल्यूशन को लेकर भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन बॉस, यहाँ बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन। इन रूल्स और लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और ना ही उन फैक्ट्रीज से या कंपनी से इस बारे में कोई भी जवाब मांगा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल है, पोल्यूशन को लेकर लॉज बनाने के बावजूद फैक्ट्रीज और रेगुलेशंस का ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से चाइना में हर साल 16 लाख लोगों की पोल्यूशन से मौत हो जाती है। पर ऐसे में चाइनीज जनता को तो प्रॉब्लम है, लेकिन फॉरेन कंपनीज को फायदा है। ऑब्वियसली आप अगर एक कंपनी ओनर हो और आपको अपनी कंपनी में ना तो अपने वर्कर्स को कोई लीव्स देने हैं और ना ही कॉम्पेंसेशन। इसके अलावा अगर आप कोई लॉ को तोड़ते हो या फिर रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो भी आपको चाइनीज गवर्नमेंट को कोई भी पैसा नहीं देना, तो आपका तो फायदा हो रहा है ना। एंड फ्लोनर्स, ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने और बना रहे। बट एक मिनट, बात कुछ समझ में नहीं आई। इन फॉरेन कंपनीज को खुश करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को खुद के लोगों को और अपने देश को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करके चाइनीज गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? दरअसल मैन्युफैक्चरिंग से चाइना के जीडीपी को पूरे के पूरे 30% यानी 70 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब ऑब्वियसली सरकार तो अपना जीडीपी बढ़ाने का ही देखेगी ना, क्योंकि सबसे बड़ा तो पैसा है। और इसीलिए चाइना के लॉज और रेगुलेशन के अलावा चाइना कुछ स्ट्रैटेजीज का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि चाइनीज बैंक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि अच्छा पे बैक रिटर्न्स का लालच दिखाकर चाइनीज बैंक्स फॉरेन कंपनीज और देशों को चाइनीज प्रोडक्ट्स लेने के लिए एंकरेज करते हैं। फॉरेन कंपनीज को ये कहा जाता है कि आपको फिलहाल बस अमाउंट का कुछ % ही भरना है और बाकी का परसेंटेज बैंक भरेगी, और फिर उसके बाद आप समय रह के बैंक को बाकी के पैसे रिटर्न कर देना। अब ऐसे में समझो सिर्फ 20% पैसे देकर किसी कंपनी या किसी देश ने पूरा का पूरा सामान ले लिया, पर यहाँ पे चाइनीज कंपनीज का ये फायदा होता है कि बाकी का 80% चाइनीज बैंक से ही आ रहा होता है। तो चाइनीज कंपनीज को ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्सेस और चार्जेस नहीं भरने पड़ते और साथ ही उन्हें फिक्र भी नहीं होती कि इन्वेस्टर से ये बाकी का पैसा आएगा या नहीं। अब ऐसा करके वहाँ की गवर्नमेंट चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं और साथ ही कंपनीज को और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एंकरेज भी करते रहते हैं।
थे। अब सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी है डंपिंग की। अब ये वाली स्ट्रैटेजी तो वाकई में चाइना का हुक्म का हिक्का है। मतलब डंपिंग में चाइना क्या करता है कि चाइना सस्ते में अपने देश में एक प्रोडक्ट को बना के उसको दूसरे देश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डंप करने लग जाता है। अब इससे होता ये है कि क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में डंप होने लगा है वहाँ के मार्केट में, तो वहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट है वो उसका दाम महंगा हो जाएगा और चाइनीज प्रोडक्ट्स का दाम सस्ता हो जाएगा। और इस वजह से चाइना बेसिकली उस कंट्री के लोकल बिजनेस को मार्केट से हटा देता है। पर कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ईयरफोन्स, उसको बल्क में प्रोड्यूस करके उसने उस ईयरफोन्स को और सस्ते बना दिए। फिर उन ईयरफोन्स को बल्क में बना के किसी और देश में भेज दिया जाता है और उसका प्राइस लोकल कंपनी के ईयरफोन्स के हिसाब से कम कर देता है। और प्रोडक्ट्स का प्राइस को कम करना चाइना अफोर्ड कर सकता है बिकॉज चाइना में वो प्रोडक्ट्स बने हैं जिसकी क्वालिटी का भी कोई भरोसा नहीं है, एंड दूसरी बात उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन जनरल बहुत ही कम है। अब इससे होता यह है कि वहाँ की जो लोकल कंपनीज होती है वो बहुत ही ज्यादा घाटे में चली जाती है और उस पूरी इंडस्ट्री की मोनोपोली ही चली जाती है चाइना के हाथों। अब इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इंडिया के टॉय इंडस्ट्री का, जहाँ पे सिर्फ 10% टॉयज इंडियन टॉयज है और बाकी के 90% टॉयज मेड इन चाइना है। अब ऐसा चाइना सबके साथ करता है, जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में चाइना स्टील डंप करता है, जिस वजह से अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया चाइना में डंप किए हुए स्टील पर भारी मात्रा में इम्पोर्ट टैक्सेस लगाने वाला है। लेकिन चाइना की स्मार्टनेस अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि चाइना चीटिंग भी करता है। चाइना की चीटिंग टेक्निक नंबर 1, ओनली एक्सपोर्ट्स नो इम्पोर्ट्स। चाइनीज लॉज के हिसाब से किसी भी फॉरेन कंपनी को चाइना में आने के लिए किसी भी लोकल चाइनीज पार्टनर्स के साथ टाई अप करना हो। ऐसे में बाय डिफॉल्ट उन कंपनीज की टेक्नोलॉजीज भी चाइना के पास आ जाती है। इसके अलावा अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूएस कंपनीज को अपना R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को चाइना में रिलोकेट करना होगा। सो अब चाइना खोलेगा अपना अगला पत्ता। उन्हीं कंपनी की टेक्नोलॉजी और रिसर्च को लेकर वो बनाएगा खुद का डुप्लीकेट माल। मजाक नहीं कर रही हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बन गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नाइकी बन गया नाइबी, और ये प्रोडक्ट्स भी इतने ज्यादा हूबहू बनते हैं ना कि कोई फर्क भी नहीं पहचान पाएगा। अब इन डुप्लीकेट्स बनाने के पीछे का कारण तो सिंपल है, वो बाहर की कंपनीज के सामान को इम्पोर्ट नहीं करना चाहता है, यानी ओनली आवाम नो जावा, ताकि बाहर की फॉरेन करेंसी अपने देश में आए पर इंपोर्ट करके अपना पैसा बाहर ना जाए। चाइना की चीटिंग टेक्निक नंबर 2, करेंसी मैनिपुलेशन। जब अगस्त 29 में चाइना की करेंसी युआन की वैल्यू गिर के $1 यानी 6.69 युआन हो गई, तब ट्रम्प ने चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर घोषित कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से युआन की वैल्यू डिसाइड करने के बजाय चाइना का सेंट्रल बैंक ही खुद युआन की वैल्यू को डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, इससे चाइना दुनिया को यह बताना चाहता है कि वहाँ पे लेबर और प्रोडक्शन की वैल्यू अभी भी बहुत ही ज्यादा चीप है। और इसके अलावा जब चाइना अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में भेजता है तब वो लोकल यूएस के प्रोडक्ट्स के सामने बहुत ही ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली यूएस के मार्केट्स में चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं और यूएस को ज्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसीलिए अब ट्रम्प ने सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पर दुनिया भर के टैक्सेस लगा दिए, जिस वजह से सस्ते आइटम्स के प्राइसेस भी अब ज्यादा हो जाएंगे और लोग इसको कम खरीदेंगे। ये चीटिंग तो चाइना को सबसे ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि इसके कारण चाइना अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस को खोने वाला है। क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्सेस लगने पर अब काफी सारी यूएस कंपनीज जैसे कि डेल, HP, एप्पल, ये सब के सब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से हटा रहे हैं। और इसीलिए अब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अब चाइना शायद से एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहेगा। बट नो, इसका जिम्मेदार सिर्फ यूएस नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि नंबर 1, एक्सपेंसिव सिटीज। चाइना के शहरों में घरों के दाम लिटरली आसमान छू रहे। शेंजन शहर में तो 1 स्क्वायर फीट की कीमत 89,600 रुपीज है। इतना प्राइस तो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के घरों का भी नहीं है। लेकिन कीमत बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? वेल, जो लोग 1949 के दौरान माइग्रेट होकर शहरों में काम करने के लिए आए थे, वो वहाँ पर अब परमानेंटली सेटल होने लगे हैं और ऐसे में अब रेंट पर रहने के लिए लेबर ज्यादा पगार की मांग कर रहे हैं। नंबर 2, चाइनीज यूथ। चाइना में एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जैसे जैसे यंग चाइनीज लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, वो मजदूरी को छोड़कर दूसरे हाई पेइंग जॉब्स में सेटल हो रहे हैं। अब चाइना में लेबर्स की संख्या कम हो रही है और जो बचे हुए लेबर्स हैं, कंपनीज को उन्हें ना चाहते हुए भी ज्यादा पगार देना पड़ रहा है और इस वजह से ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज को वापस से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना महंगा पड़ रहा है। थर्ड रीजन इज मशीन्स। चाइना दुनिया भर में अपने चीप लेबर के लिए ही जाना जाता है, तो अपने लेबर्स को पगार बढ़ाना उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए अब दिन ब दिन हर फैक्ट्री में लेबर्स की जगह वो अपने लिए मशीन्स ले रहे हैं, क्योंकि मशीन ज्यादा चीप और ज्यादा रिलायबल होती है। इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने 2015 में करोड़ों रुपए डालकर एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पूरी तरह से मशीन ऑटोमेटेड करने का। लेकिन अगर चाइना मशीन यूज करके सस्ते में मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो वही चीज यूएस भी तो अपने देश में कर सकता है ना। ऐसा करने से उनके ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग के करोड़ों रुपए भी बच जाए और इसी से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब के टाइटल पर एक जोरदार फटका भी पड़ेगा। लेकिन वेट,
वेट फॉर द लास्ट रीजन नंबर 4, कंपनीज मूविंग टू अदर कंट्रीज। चाइना में लेबर के कॉस्ट बढ़ने के बाद और हर महीने चाइना के कोई ना कोई नए डंपिंग और करेंसी मैनिपुलेशन के केसेस सामने आने के बाद कई सारे कंपनीज अपना प्रोडक्शन दूसरे डेवलपिंग देश जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया में बसा रहे हैं। और अब यही तो इंडिया के हाथों में सुनहरा मौका है अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। उसे हासिल करने के लिए इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। इंडिया में वैसे तो 5 लाख रोड्स का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, पर हम सब जानते हैं वो रोड्स बारिश आते ही गायब हो जाते हैं। इसके अलावा चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की हाईवेज और रेल नेटवर्क भी काफी ज्यादा वीक है और इसीलिए अगर हम फॉरेन के कंपनीज को इंडिया में लाना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे उन कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन में टाइम और पैसे दोनों ही बचेंगे। इसके अलावा इंडिया के एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स को भी इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो बल्क में आने वाली चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतने एफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज है क्राइम रेट को कम करना। चाइना का क्राइम रेट 0.53 है और इंडिया का 3.8। चाइना का जहाँ पे क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। क्राइम रेट्स के ज्यादा होने पर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलना डाउटफुल लगता है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मेक्सिको। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2014 में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट में मेक्सिको 14th नंबर पे था। बट जैसे ही वहाँ पे क्राइम रेट्स बढ़ने लगे, वैसे ही 2018 में मेक्सिको में आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 75.7% से गिर गए और बहुत सारी कंपनीज ने मेक्सिको में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। नंबर 3, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फिलहाल सिर्फ 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का टोटल 65% कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर्स लाने पड़ेंगे और वो भी स्किल्ड लेबर्स, जिन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे कि माइनिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में ट्रेन किया जाना चाहिए। नंबर 4, पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग। इंडिया में कोई भी कंपनी खोलने के पीछे बहुत ही ज्यादा मशक्कत और रेगुलेशंस होते हैं। एक फॉरेन कंपनी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 10 गवर्नमेंट विंडोज के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस प्रोसेस में ऑब्वियसली 1 से 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी फैक्ट्रीज बांधने के लिए लगने वाले कंस्ट्रक्शन परमिट भी 60 दिन बाद आता है। इंडिया में हर 5 साल में जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे टैक्सेस और पॉलिसीज भी बदलते जाते हैं। बट चाइना में फॉरेन कंपनीज को ज्यादा स्टेबिलिटी थी इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। इसका सोल्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टैक्सेस और पॉलिसीज के लिए एक अलग नॉन पॉलिटिकल बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के डिसीजंस ले सके। साथ ही हमें दूसरे देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करने चाहिए ताकि वो इंडियन गुड्स पर लगने वाले टैक्सेस को कम कर दे और उनके देश में हमारे सामान सस्ते में बिके। तो अब मैंने आपको वो सारे रीजन बता दिए जिस वजह से इंडिया अब चाइना की जगह पे एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आपके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ भी सीखने को मिला, तो इसे अपने फ्रेंड्स में वायरल कर दो। इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आपको ऐसे ही फन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट लाइव लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।